नहीं रही, दिल्ली आ गई है। असल में अगर किसी पार्टी के पास टीम है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ। जो नया वजीर खजाना आएगा वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मुआवजे होंगे और अगले 3 महीने के अंदर जो है वो दूध और शहद की नदियां बहेंगी। असद उमर साहब का इस्तीफा बुज़दिली की अक्कासी करता है। ये मुनासिब नहीं कि वो इस तरह इस मैदान को छोड़ के चले जाएं। एक बार तब्दीली की है, मैं आगे भी करूंगा। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। 8 महीने बाद 9 महीने बाद आखिरकार हुकूमत मान गई है कि हमारा मुआशी पॉलिसीज नाकाम थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यस्मीन जमाल के साथ। नाज़रीन, 8 माह पहले पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आई। तब्दीली का नारा लगाने वाली वही जमात जो ये नारा लगा रही थी, कल पूरी कौम ने उस जमात के अपने अंदर तब्दीली देखी। एक ऐसी तब्दीली जिसकी शायद तवक्को नहीं की जा रही थी। अगर कोई ऐसी खबर आती भी थी तो उसकी बड़ी ज़ोरों शोर से तरदीद हम होते हुए देखते थे, बल्कि ये समझा जाता था कि महज रूमर्स हैं। शायद हुकूमत को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है इन रूमर्स के जरिए। किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि असद उमर, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सतून, एक पिलर समझा जाता है, उन्हें चलता कर दिया जाएगा। असद उमर ये वही असद उमर हैं जिन्हें इमरान खान को जिन पर नाज था, जो हमेशा हर जगह पर इनके वोट के लिए अपील करते रहे, हर जगह पर ये कहते रहे कि पाकिस्तान की मईशत की जितने भी मसाइल हैं उनका हल अगर किसी के पास है तो वो असद उमर के पास है। 7 साल की अपनी वाबस्तगी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने देखा कि कल वो तब्दीली का शिकार हो गए, क्योंकि इस वक्त फेडरल कैबिनेट का वो हिस्सा ही नहीं है। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, फवाद चौधरी साहब, उनको भी अपने कलमदान से हाथ धोना पड़ा। गो के काबीना का वो भी हिस्सा हैं, लेकिन पोर्टफोलियो उनसे भी ले लिया गया। और ये दोनों वो लोग हैं जिनके बारे में बार बार मीडिया की जानिब से कहा जा रहा था कि कोई तब्दीली आ सकती है, बल्कि हाल ही में मीडिया को नोटिस भी इशू किए गए, ये कहकर कि मीडिया फॉल्स रिपोर्टिंग करता है। दीगर भी वजारतें हैं जिनमें तब्दीलियां हुई हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन कुछ अहम सवालात इस स्पेसिफिक तब्दीली के हवाले से जरूर है कि आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि इतनी बड़ी तब्दीलियां करने की जरूरत पड़ गई खान साहब को। क्या असद उमर किसी किस्म की इंटर पार्टी या अदरवाइज किसी किस्म की साजिश का निशाना बन गए। एक और अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की मईशत को 8 माह के लिए एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया जो कि शायद ये अहलियत और सलाहियत ही नहीं रखता था कि उसको फिक्स कर सके। और इससे भी ज्यादा अहम ये कि 3 माह के बाद सालाना बजट है। इस पॉइंट पर और IMF के साथ एक डील वाला मामला जो चल रहा है वो भी हमारे सामने, इस पॉइंट पर इस तरह की तब्दीली के क्या असरात हो सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे सवालात रेज करें। वहीं पर एक बात ये भी काबिल गौर है कि 10 साल पिछले 10 साल को लेकर खान साहब की तनकीद करते रहे कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो इन 10 सालों में से 3 साल जिस शख्स ने अकॉर्डिंग टू खान साहब इस मईशत की तबाही में अपना हिस्सा डाला था, आज उसी को खान साहब ने अपना एडवाइजर रख लिया है ऑन फाइनेंस, यानी कि मैं हफीज शेख साहब की बात कर रही हूँ। तो ये जो तब्दीली आई है, इसको अब वो कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से ये कहेंगे कि इन 3 सालों में जो काम हुआ था वो ठीक था क्योंकि आज ये शख्स मेरे साथ मेरी टीम में काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जो काम हुआ पिछले 10 साल में उसको डाउन टू 7 ईयर्स कैसे लाएंगे कि तब तबाही हुई है। इन तमाम तरह इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बैरिस्टर दानियाल चौधरी मौजूद है। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से सैयदा शैला रजा हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया शैला आपका भी आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार भी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के भी शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दानियाल, आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आई थिंक यू पीपल शुड हैव अ हार्ट, और आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए खान साहब की कि ये तो अनहर्ड ऑफ है कि अपनी टीम का इतना फोकल पर्सन, अपना राइट हैंड, अगर आपको लगे कि परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको भी उठा के फेंक दें। देखिए, पहले जी रमेश कुमार साहब मेरे भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मिनिस्टर नहीं थे और उनको हटाया नहीं गया, तो मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तो उनकी थी। आज इस शो में बैठे हैं तो रमेश भाई, ये हमारी दवाएं रंग ला गई हैं कि आप नई मिनिस्ट्री बनी मिली और आप अभी तक, अब इंशाल्लाह आगे आने वाले दौर में आप मिनिस्टर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि देखें आज जो हम बातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंसान की, इमरान खान एक इंसान की एडवोकेसी करता था, हाँ। और वो था असद उमर। इलेक्शन से पहले कहता था पाकिस्तानियों उसको वोट दो क्योंकि इसने महंगाई ख़त्म करनी है, पाकिस्तानियों उसको वोट दो क्योंकि इसने नौकरियां लानी है, इसने आपके मुल्क को आगे लेके जाना है। और उनका पहला बैट्समैन जो इमरान खान कहते हैं वो गलत निकला, गलत चॉइस। इसका इल्ज़ाम असद उमर के ऊपर नहीं, इमरान खान के ऊपर, कि जिसने आपके कैप्टन की जो निशानदेही के ऊपर आपके प्लेयर्स खेलते हैं, अगर जिस बंदे को यही नहीं पता कि आपकी टीम का कौन सा प्लेयर किस
काबिल है, उसकी अहलियत क्या है, तो आप उसको कैसे आप उसको कॉम्पिटेंट कह सकते हैं। देखिए, तो ये भी तो बड़े एक दिल जिगर का काम है ना जो खान साहब ने किया। 8 महीने का तजर्बा किया इस मुल्क के साथ, 8 महीने का तजर्बे के बाद आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो महंगाई की शरह वो 9.2 पे पहुंच गई। 8 महीने के तजर्बे के बाद जो आपका डॉलर है वो 145 पे पहुंच गया, जो आपकी ग्रोथ है वो 5.9 से 3.2 पे आ गई। इससे ज्यादा तजर्बा क्या होता और इससे ज्यादा बैटिंग ऑर्डर क्या ही करते। इसके अलावा तो आप फिर मुल्क किसी को गिरवी पे दे देते और ये हाल होता। IMF ने आपको थप्पड़ मार के पहली दफा भेज दिया, दोबारा आप निगोशिएशंस कर रहे थे कि कैन यू अंडरस्टैंड दैट, आपको एक उसकी इंपॉर्टेंस उनको हटाने की समझ आती है कि IMF के तमाम ट्रांजैक्शनिंग पीरियड के बीच में हटाया गया। नहीं, लेकिन कि कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर लोगों का, मुल्क का, अवाम का। देखिए आप जो पॉलिसीज बता रहे हैं इसका मतलब है कि असद उमर वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो अगर बैड परफॉर्मेंस पे हटा दिया है तो लाइक आई सेड कि तो एक काबिले सताइश फैसला होना चाहिए। उमर वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, इट इज द प्राइम मिनिस्टर हुज टीम वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। आप मुझे कौन सा आप गैस देख लें, गैस के जो हालात हैं, 40 लाख लोगों को ओवर बिल्स गए हैं। आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की बातें सुन लें, आप उनकी जो जुबान थी आप वो सुन लें। आप कोई एक इदारा, आप इनके आज इनके हेल्थ मिनिस्टर को हटाया गया है, उसके ऊपर आप कहते हैं कि आपने फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइस जो थी अदवात की, हाँ। वो उसमें किया गया और उसमें इन्होंने अरबों रुपया बनाया। करप्शन के अनासर मिलते हैं आपके असद उमर के। ओवरनाइट जब डॉलर को आपने 120 रुपए से 140 रुपए पे लगाया तो इमरान खान कहता है कि मुझे टीवी से पता चला, मुझे नहीं पता था। तो किसी को तो पता था जिसने एक रात में फॉर्च्यून बनाया। आपके ख्याल में यू डोंट नो कि यू नो वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ठीक है ना। ये तमाम चीजें इसलिए हटाई गई, किए गई क्योंकि इनके पीछे कुछ कहानियां हैं जो आपको शायद अभी ना बताएं, लेकिन आपको आने वाले साहब ने बताया है आज, और वो ये कहते हैं कि इन तब्दीलियों के पीछे भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्रेशर डाला शैला की तरफ जाने से पहले। पीछे सिर्फ एक कहानी है और वो है इनकॉम्पिटेंस खान की पूरी टीम की। पहले खान साहब का मैं आपको शॉर्ट सुना देती हूँ कि खान साहब क्या कहते हैं, फिर शैला से मैं इस पर सवाल करूंगी कि क्यों इतना प्रेशर डालते रहे आप सब लोग मिलकर खान साहब पे। जरा ये सुनिए। जब से हमारी हुकूमत आई है ये सारे मिल के पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। अभी 8 महीने हुए हैं, क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत गिरा देंगे? इनको डर ये है कि अगर इमरान खान 2 साल भी रह गया तो ये सारे जेलों में चले जाएंगे। एक अच्छा कैप्टन कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, बैट्समैन किसी को ऊपर खिलाना पड़ता है, किसी को नीचे, कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है, मैं आगे भी करूंगा। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। जी इस बैटिंग ऑर्डर पर भी बात करते हैं, लेकिन शैला साहिबा क्यों इतना दबाव डालते रहे? वो कहते हैं 8 महीने हो गए हुए हैं खाली, हमें कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया? कोई कहता है हुकूमत गिरा देंगे, कोई कहीं और से दबाव डालता है। तो तब्दीलियां जो आज हुई हैं शायद कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का दबाव खान साहब इंडिकेट कर रहे थे कि है। क्यों प्रेशर डालते हैं आप लोग हुकूमत पर? देखिए किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला और 4 दिन पहले तक ये कह रहे थे कोई तब्दीली नहीं हो रही। बिल्कुल। और जब इन्होंने हाउसिंग स्कीम की तो उस वक्त भी इन्होंने असद उमर साहब की तारीफ की। तो बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि इन सब ने कुछ नहीं किया तो ये तो आपकी इंतहाई नाकामी है कि आपको तकरीबन पूरी टीम आपने बदली है उनका। आप मतलब इलेक्शन से पहले आप कहते थे कि ये आपका वजीर ख़जाना है, तो सवाल ये है क्या वजीर ख़जाना ने आपकी पॉलिसीज़ पर अमल नहीं किया या आपकी पॉलिसीज़ ही नहीं थी? और अब जो वजीर ख़जाना आएगा वो आपकी पॉलिसी पे अमल करेगा या वो अपनी पॉलिसी लाएगा? क्या ये आपकी पॉलिसी में था कि वजीर इत्तलात की ज़बान जो है वो क्या हो और वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बजाय अपोजिशन के साथ ये करे? तो इस पे तो आपने फयाजुल हसन को बदल दिया था, उसी वक्त आप इनको भी बदल देते। अब जो आपने इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी है तो मुझे यकीन है कि उन्होंने 8th क्लास तक ही साइंस पढ़ी है बस। उसके बाद नहीं पढ़ी। उसके बाद नहीं पढ़ी, लेकिन और आपने कहा ना कि प्रेशर किसी ने नहीं डाला। असद उमर और शहरयार आफरीदी के लिए तो बिलावल भुट्टो पब्लिकली कहते रहे कि इनके ताल्लुकात हैं कुछ तंजीमों के साथ, इनको कैबिनेट में नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तब्दीली के बाद भी उन्होंने कहा है कि 1 आउट 1 मोर टू गो, उसको भी हटाना चाहिए।
देखिए, खुद शहरियार आफरीदी की पिक्चर्स आई हैं, कलअदम तंजीम के लोग उसमें बैठे हुए हैं और उसमें बातें भी आई हैं कि जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं होने वाला। इसको कोई झुटला तो नहीं सकता। चेयरमैन बिलावल ने तो सिर्फ कहा है, लोगों ने पता नहीं क्या क्या वायरल किया हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपसे ये बार बार कहा जा रहा था कि इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गया है, अंदरूनी और बैरूनी कर्जे कभी इतने नहीं लिए गए, 7 साल में महंगाई उरूज पर है, तो क्या इमरान साहब को समझ नहीं आ रहा था? अभी भी वो ले रहे, वो हाई मोरल ग्राउंड्स के। शैला साहिबा, शायद आपसे राब्ता कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। मैं डॉक्टर रमेश को गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूँ। ये जो अभी खान साहब का शॉट मैंने सुनाया, डॉक्टर साहब आपने भी सुना होगा। सर, ये मुल्क क्रिकेटिंग क्या वो है, पिच है, ग्राउंड है जिसपे एक खेल खेली जा रही है, और अगर एक ऑर्डर नहीं चलता तो कोई बात नहीं, एक और ऑर्डर लाएंगे और उसको ट्राई कर लेंगे। आपको नहीं लगता कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इन द फर्स्ट प्लेस, ये कुछ बहुत माकूल एक्सप्लेनेशन नहीं है? आपके जो ओपनिंग बैट्समैन थे टेक्निकली वो फ्लॉप हो गए, इसका मतलब है आप लोगों की हुकूमती पॉलिसी जो थी वो फेल हो गई है। देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ कमजोरियां थी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन किया है चेंज का, मगर मैं डिसीजन को वेलकम करूंगा। मैं समझता हूं कि माजी में भी परफॉर्मेंस के हवाले से जो भी लीडरशिप थी है वो कहती ज़रूर है कि मैं फैसले करूंगा, मगर बाद में उस चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, नेग्लिजेंसी को बर्दाश्त किया जाता है। और खान साहब जिस किस्म की बोल्ड और ब्लंट बात करते हैं आज उसने प्रूव किया है। हाँ, बस मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि जो आगे के जो फैसले होने चाहिए चेंज के बाद, वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए होने चाहिए। वो हुए अब कम से कम मुल्क हमारा जिस क्रिटिकल नहीं, वो नहीं हुए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं है अभी भी। उसके अंदर कुछ तजर्बे फाइनेंस रमेश भाई को देनी चाहिए। कुछ मैं समझता हूं कि इश्यूज हैं, और हमारी कल शाम को 4 बजे बनीगाला में मीटिंग भी हो रही है। जी डॉक्टर साहब, चलो शैला रज़ा का मैसेज पहुंचाते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि फैसल वाडा को जो है शैला रज़ा की ख्वाहिश है कि इसको सिविल एविएशन दे। तो ये इख्तियार तो देखो प्राइम मिनिस्टर का होता है, कैप्टन का होता है कि भाई वो किसको किस पोजीशन के ऊपर लगाता है। मगर ये डॉक्टर साहब, आप अगर इजाजत दें आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो है ना, आपके बारे में ये कहा जा सकता है कि आप सच बताते हैं और सच बोलते हैं, तो एक सच आज बोल दीजिए प्रोग्राम में। ये क्या ये शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई में जहांगीर तरीन जीत गए हैं? क्योंकि कल जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं उसमें भी जहांगीर तरीन साहब मौजूद होंगे, जिसका कोई जवाब टेक्निकली समझ में नहीं आता। तो असद उमर साहब का आउट हो जाना ये बात कहीं से जाहिर तो करता है और साबित तो करता है कि जहांगीर तरीन साहब जीत गए। मैं देखिए, बात यह है कि इंटरनली पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर जो दूसरे जो एमएनएज और मिनिस्टर्स हैं उनको इकोनॉमी का इतना पता नहीं है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और क्योंकि जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं उन चीज़ों को पता होता है। और असद उमर, मैंने तो हफीज शेख के साथ भी कुछ काम किया है और उनके साथ भी मैं रहा हूँ, मैं शौकत अजीज के साथ भी रहा हूँ, मैं इसाक डार के साथ भी रहा हूँ, सारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। सब फाइनेंस मिनिस्टर जब भी पाकिस्तान में इस ओहदे के ऊपर आते हैं तो एक ही बात करते हैं कि इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हमें पाकिस्तान पॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे, हमें डेमोक्रेसी, बिल्कुल हम कहते हैं पब्लिक पॉपुलर फैसले करें, मगर उसके हमारी ये पोजीशन है। मगर जो लोग, वो इंटरनली प्रेशर बहुत होता है फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू प्रेशर होता है, मगर फाइनेंस मिनिस्टर अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए अपनी डिफेंडिंग पोजीशन फाइनेंस इज द सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट जॉब इन द कंट्री। मुंह दे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, थोड़ी सी पोजीशन थी। डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। आपने कहा ना कि आपने बहुत सारे लोग गिनवाए कि इनके साथ भी काम किया, इनके साथ भी काम किया। इंटरेस्टिंगली जो फाइनेंस का बंदा आप लोग लेकर आए, इन्होंने भी सबके साथ काम किया हुआ है। तो अब इनका प्लस क्या है, ये मैं समझने की कोशिश करूंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कि कुछ चीज़ें हैं उनको सलाह भी लेना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर कोई काम नहीं कर सका तो। लेकिन अभी डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू में एक बात कह रहे थे कि जो सही बंदा है उसको सही काम पर अगर अभी भी लगाया जाए तो इस तब्दीली के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जो कुछ आपके सामने आया है, जो नए चेहरे आए हैं, जो काबीना का हिस्सा बने, आर यू स्टिल होपफुल? चले इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, आपको लगता है कि शायद परफॉर्मेंस होगी? आप देखिए, सबसे पहले यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री आज जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गरीबों की,
हम बात करते हैं इस मुल्क की मईशत की, आपने जिनको लगाया है फाइनेंस मिनिस्टर, क्या उनकी आपको पुरानी परफॉर्मेंस नहीं पता? आपको हफीज शेख की पुरानी आपका इंटरेक्शन IMF के साथ नहीं पता? आपकी पुरानी एमनेस्टी स्कीम का फेलियर नहीं पता? कि ये वो लोग आज लगाए जा रहे हैं। फिर इमरान खान की इनकॉम्पिटेंस शो करती है कि जिन्होंने अपने आप को बार बार इनकॉम्पिटेंट प्रूव किया। और आज अगर हम बात करते हैं, देखें कि आपका मुल्क दोबारा एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स के काबिल नहीं रहा। इमरान खान साहब बार बार जब मैच करते हैं, देखिए आप एक मैच हार जाते हैं तो आप नई टीम के साथ दोबारा खेल सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ मैच, दिस इज अ कंट्री। यू लूज इट, यू लूज द कंट्री। एंड द प्लेस हम बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से अपनी मैशत को दोबारा उठाया था। 3.3 से हम 5.9 पे लेके आए थे। अंडर डेवलप्ड नेशन को डेवलपिंग नेशन किया था। हमने बर्बाद ने कहा कि मुश्किल तरीन क्राइसिस जो है वो मेरे आप थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें कि जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी, पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, इंटरिम गवर्नमेंट ने क्या कहा था, और जब हम छोड़ के गए थे, आपकी इंटरिम गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया था 17 बिलियन उनके पास डॉलर फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है। आपकी महंगाई की शरह 4 पॉइंट कुछ थी। आपकी तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको सही रुख की तयन कर रहे थे। तो आप आज जब बात करते हैं, ये सवाए इनकी अपने फेलियर के क्या फेलियर है? अच्छा, टैक्स कलेक्शन में ये नहीं कर सके, 458 बिलियन का शॉर्टफॉल हुआ, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गलती थी। 40 लाख जब गलत बैस बिल्स गए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गलती थी। आपके दौर में भी होती रही है, पीपल्स पार्टी ने भी कई की होंगी, बल्कि आपके लिए तो कहा जाता है कि मुल्क के इंटरेस्ट में आपने भी कुर्बानियां दी। बाकायदा मुशाहिदुल्लाह की बात करें, तारिक फातमी की बात करें, परवेज रशीद की बात करें, आज इन्होंने 1-2 लोग हटा दिए, शोर किस बात का? हमने हटाने के ऊपर शोर नहीं डाल रहे, हम ये शोर डाल रहे हैं कि जब हम आपको सिमत दिखाते थे और कहते थे कि भाई आप गलत सिमत में जा रहे हो, आज आपने खुद एक्सेप्ट किया है इस डिसीजन से कि आपकी सिमत गलत थी, आपके मिनिस्टर्स इनकॉम्पिटेंट थे, उनका लीडर इनकॉम्पिटेंट। आज इमरान खान से भी मिनिस्ट्री ले ली है, वो शायद आपको पता नहीं है कि उनको भी इंटीरियर मिनिस्टर बनाया हुआ था, लेकिन FATF और इन तमाम चीजों के बाद और ग्रे लिस्ट की जो तमाम चीजें उनके ऊपर डेवलपमेंट देख के मेरे ख्याल से ये भी फैसला किया कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको वज़ारत दाखिला नहीं चला सकते। लेकिन हटाया किसने? उन्होंने खुद को हटा दिया। तो देखिए, जो जिन प्रेशर्स की बात कर रहे थे उनसे पूछे वो प्रेशर किसके हैं। अच्छा। कि जिनसे और मिनिस्टर्स हटाने पड़े, कि खुद उनको क्यों छोड़ना पड़ा? बता दिया ना उन्होंने प्रेशर का भी, तो मैंने शॉर्ट सुनाया। उन्होंने कहा ऑपोजिशन का प्रेशर का नाम नहीं बता सके। उनको भी पता है, आपको भी पता है, और शायद हमें नहीं पता कि प्रेशर किसका था, लेकिन हमारे अलावा सबको पता है वो प्रेशर्स किसके थे। लेकिन उस प्रेशर की जरूरत है पाकिस्तान को बचाने के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। अगर इनके ऊपर प्रेशर्स ना डाले गए तो ये मुल्क को क्रिकेट मैच बना देंगे। हम बात कर रहे हैं, नए जो लोग आए उन पर भी बात कर रहे हैं। शैला, एक सवाल तो ये जरूर करना चाहती हूँ कि जो लोग आए हैं, क्या आप समझती हैं कि अभी भी जो तब्दीली आई है अच्छी आई है? लेकिन साथ ही साथ ये भी कि अब पीपल्स पार्टी किस तरह से तनकीद करेगी? सारी पीपल्स पार्टी तो कैबिनेट में आ गई है, जो लोग आपके साथ थे, हफीज शेख की बात करें, फिरदौस आशिक अवान की बात करें, आई मीन यू नेम इट, सारे पीपल्स पार्टी के। तो अब आप तनकीद नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक बात कहूँगी कि हफीज शेख के वालिद साहब तो पीपल्स पार्टी जैकबाबाद के सदर भी रह चुके हैं, और बाकी अब शायद इनको लेकर वो ये ना कहें कि हमने लूटा। दूसरी बात जो है वो मैं ये कह सकती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि आपके कुछ चीज़ें, कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिस पे आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो हों जो आपकी आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हों, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अब इनके साथ प्रॉब्लम बड़ी मुख्तलिफ आ रही है। ये खुद जो हैं एहतजाज के कायल हैं, इन्होंने धरना दिया, इन्होंने लॉकडाउन किए, लेकिन वज़ीर दाखिला ऐसा लाएं जिसने इस उम्मीद पे कि उसे वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है, और उसको यकीन था, 4 दिन पहले उसने कहा कि इनकी कॉल पे बाहर नहीं निकलना वरना छतरौल होगी। ऐसे वजीर दाखिला की कितनी छतरौल होगी अवाम करेगी जो अवामी दौर में उन्हें एहतजाज की इजाज़त न दें। हाँ। तो ये कुछ तुर्रे इम्तियाज़ है कि अगर इंफॉर्मेशन पे हो तो वो जितनी बुरी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है वो करे। दाखिला वाले ने अभी से बता दिया, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो डेमोक्रेसी की नॉर्म्स हैं उनको पकड़ना होगा, आपको ये देखना होगा। सबसे जो मैं अहम बात है, मैं उस पर हैरान हूँ कि जिस तरह से गुफ्तगू कर लेती हैं फिरदौस आशिक अवान, इसी तरह की गुफ्तगू उज़्मा कारदार और क्या नाम है उनका, कौन सी, अंदलीब अब्बास हैं, वो भी करती हैं।
उनमें से किसी को बना देते वजीर इत्तलात। नहीं, लेकिन देखिए ना, ये मैं ब्रेक में भी आपसे बात करी थी, आपका ये गिला बनता है, आपकी वो फेडरल मिनिस्टर रही है डिफरेंट पोर्टफोलियोज पे, विमेन एम्पावरमेंट पे। मुझे उनसे कोई गिलाई नहीं है, मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रही, मैं इनके फैसले पे बात कर रही हूँ। जबकि ये देख रहे हैं कि 3-4 हफ्ते से इनके यहाँ के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। बावडा साहब बात करते हैं तो मुशीर तिजारत को कहते हैं कि वो नॉन इलेक्टेड हैं, और फवाद चौधरी बात करते हैं तो वो कहते हैं फलाना नॉन इलेक्टेड है। पंजाब में मसला आया हुआ है कि नॉन इलेक्टेड को हमारे ऊपर वजीर आला बना दिया गया और हमारे वजीर आला को इलेक्टेड को डिफेक्टो कर दिया गया। वो तो इलेक्टेड है वैसे। ये सारी बातें इनके यहाँ चल रही हैं। हाँ। ऐसे में फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जिनके लिए बड़ी रिजर्वेशन थी पार्टी में, और सियालकोट की टीम जो है पीटीआई की, वो उससे वो नाला थी, वो उनसे नाला थे, अचानक हुमा उनके सर पे बैठा मिनिस्ट्री का। तो मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई के जो पुराने लोग हैं, हाँ। ये उनके लिए बड़ा धचका है। अच्छा, इस पे बात करते हैं डॉक्टर साहब। बड़ा धचका था कि आजाद जो खरीदे गए थे पंजाब में, वो मिनिस्टर बन गए और वो नजरियाती लोग पीछे रह गए। अच्छा, ये नजरियाती लोग जो है डॉक्टर साहब, ये क्यों उलट दिया सारे का सारा जो मामला है, और नजरियाती लोग जो है आपके कहाँ गए? और एक सवाल ये भी कि मिफ्ता इस्माइल को बजट पेश करने के लिए नून लीग ने जब वजीर बनाया तो जो तनकीद का लेवल था वो आप जानते हैं कि इनको कोई पूरी पार्टी में इलेक्टेड बंदा नहीं मिला बजट पेश करने के लिए। आपकी तो तकरीबन सारी काबीना ही अब नॉन इलेक्टेड हो गई सर। देखिए, मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस बिल्कुल सही नहीं है और इलेक्टेड होना चाहिए। मगर बात यह है कि आदमी जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो चाहता है कि जो मेरे पुराने साथी हैं मैं उनको लेके आऊं, मगर वो पुराने साथियों की पिक एंड चूज को छोड़ के अगर मेरिट के ऊपर अगर कोई ऐसे टेक्निकल बंदे जिसकी वजह से वो समझते हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस है उस क्राइसिस में ये मेरे इलेक्टेड से भी ज्यादा बेहतर है, तो डिसीजन लेता है कि मुझे पता है कि नॉन इलेक्टेड के ऊपर नहीं डॉक्टर साहब रुक जाइए, मगर ये डॉक्टर साहब रुक जाइए, नहीं डॉक्टर साहब रुक जाइए। आप फिर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 महीने इस मुल्क को जिसके हाथों जिन जिन लोगों के हाथों दिया गया वो सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था और वो सब अहलियत नहीं रखते थे। फिर आपकी बात से तो ये बात समझ में आती है कि वो मेरिट पर नहीं थे, और वो दावा भी झूठा था कि हमारे पास पूरी टीम मौजूद है और 200 माहिर। शैला कह रही है कि आपने, शैला कह रही है और ये दावा था कि आपके पास मुकम्मल टीम है, फिर क्या हुआ उस दावे का? हर बंदे की एक कैपेसिटी मौजूद है, हर बंदे की एक कैपेसिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर जो लेवल चाहता है कि हर बंदा जो डिलीवर करे, जिस बंदे की जितनी कैपेसिटी थी उसने उतना डिलीवर किया, मगर प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच और ज्यादा है कि मुझे इससे नहीं इससे ज्यादा स्पीड वाले जो बंदे चाहिए। लाजमी 8 महीने जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे, मुख्तलिफ बंदू से एक इंटरेक्शन हुआ है, मुख्तलिफ बंदू से इंटरेक्शन के बाद उन्होंने मुनासिब समझा कि जो इस वक्त जो रफ्तार है उस रफ्तार से अगर मैं ये तब्दीली लाता हूँ तो और रफ्तार तेज हो जाएगी। अगर उसकी आप लोगों ने आप फिर आपकी बात सारी चीजों के साथ बटर की भी कीमत बढ़ी है। फैसला नहीं डॉक्टर साहब, ये तो फिर क्या ये मुल्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तजुर्बागार सही है या गलत है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर हम बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हम उसके मेरिट और डीमेरिट्स के ऊपर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर नेगेटिव चीजें चल रही हैं, किसको किसके साथ जोड़ा जा रहा है, किसको किसके साथ जोड़ा है। ये वक्त और हालात हर चीज में बता देता है कि आगे जो है वो क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत की जो 8 महीने की जो परफॉर्मेंस थी असद उमर के हवाले से जो ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने मेरे सवाल का आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर उनको घर क्यों भेज दिया गया सर? ये क्या बात है? सारी गुफ्तगू करने के बाद आखिर में आप कहते हैं असद उमर का ये नहीं है, उससे अच्छा परफॉर्म, कैसे अच्छा परफॉर्म किया सर? उनकी परफॉर्मेंस तो वो खुद नहीं समझा सके आप लोगों को, आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर वो चाहता है कि मुझे इससे ज्यादा और स्पीड में काम चाहिए, उसके लिए उनको किसी ने ब्रीफिंग में एक और क्लास फेल करवा दी है, तो मैं समझता हूँ उसका हक है बदलना। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब IMF के साथ डील ऑलमोस्ट लॉक होने वाली थी बकौल असद उमर साहब के। 3 महीने के बाद फेडरल बजट है, कोई टाइमिंग भी होती है सर पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब ये क्या बात होगी स्पीड बढ़ाने के लिए आपने टाइमिंग सब कुछ इग्नोर कर दिया? मुझे भी एक बात कहनी थी। जी। मैं समझता हूँ एमनेस्टी स्कीम के ऊपर असद उमर का
जो हमारे कुछ लोगों के साथ जो डिस्कशन हुई, जिसकी वजह से असद उमर भी 2-3 बना, उन्होंने थोड़े से जज्बाती फैसले किए, जिसकी वजह से जो है वो ये जल्दी हो गया। नहीं तो असद उमर की अभी बारी नहीं आई थी, अभी सदके में टाइम था। चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब के बकौल असद उमर साहब कुछ जज्बाती हो गए, वरना नंबर अभी नहीं कटा था, अभी कुछ और मुद्दत उनको मिल सकती थी। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ने ये कहा कि तब्दीली जहां करवा दी गई है, इंटीरियर मिनिस्टर को भी चेंज किया गया है, तो कह रहे हैं कि आपको ज्यादा बेहतर पता है कि कहां से चेंज हुआ है। एक ऑन अ लाइटर नोट, आज बहुत सारी बातें जहां पे की हैं खान साहब ने, वहीं पर एक गुफ्तगू के दौरान एक और भी चीज कही है, वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, जिससे कुछ इस तरह की का इंप्रेशन मिलता है कि शायद खान साहब को अभी तक खुद भी यकीन नहीं आया कि हुकूमत उनकी है, तो टीम डिसाइड करना और ये सारे तो शायद कुछ और तरह के मामला हैं, उन पर शायद ज्यादा फोकस करना पड़ता है और वक्त लगाना पड़ता है। ये जरा सुनिए खान साहब क्या कह रहे हैं। हमारे मुल्क में टूरिज्म का होना ना होने का फायदा ही नहीं होता, क्योंकि हमने फरोख्त ही नहीं दी। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत वो आएगी जो आपके इलाकों के अंदर टूरिज्म प्रमोट करेगी, ताकि नौजवानों आपको यहाँ नौकरियां मिलें। ये हुकूमत ने, वैसे आप दोनों की इजाजत से पहले डॉक्टर साहब से ये एक कमेंट ले लूं, ये हुकूमत ने कब आना है डॉक्टर साहब? वो कहते हैं हमारी हुकूमत जो आएगी वो टूरिज्म को फरोख देगी, लेकिन पॉइंट ये है कि ये आज की है उनकी तकरीर, तो ये 9 महीने 8 महीने हो गए, खान साहब अभी भी हुकूमत आएगी वाले फेज में है सर। ज़हनी तौर पर कंटेनर के एक कल्चर के लिए एक पहले तो हमारी जो फोकस था वो था फॉरेन पॉलिसी का, लॉ एंड ऑर्डर का, इकोनॉमी का, और उसके बाद कल्चर के ऊपर बिल्कुल काम शुरू हो गया है। आपने देखा है कि फेथ टूरिज्म के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और उसको कैसे बढ़ाया जाए, टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये पहले हमेशा हर हुकूमत आती है, पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करती है कि नहीं, प्रायोरिटी पे सवाल नहीं कर रही हूँ डॉक्टर साहब, वो आप लोग का राइट, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें। मैं तो सिर्फ इस फ्रेम ऑफ माइंड पे क्वेश्चन कर रही हूँ कि वो कहते हैं जब हुकूमत आएगी, ये सर हुकूमत आ गई है, उनको जरा मिले सर, उनसे एक मीटिंग करें, उनको बताएं कि जागो खान साहब जागो। बिल्कुल 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 हुकूमत है और ये हुकूमत काम कर रही है। आप देखेंगे कि आपको आगे तब्दीली नजर आएगी, और जो भी काम नहीं करेगा इस हवाले से, क्योंकि बिल्कुल अब ये पहली मरतबा पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, पीएमएलएन या पीपल पार्टी की 3 मरतबा हुकूमतें आई, तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मगर यहाँ पे लीडरशिप की विल है, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी है, लीडरशिप की ऑनेस्टी है। तो 2-3 चीजें यहाँ पे पॉजिटिव है, एक चीज वहाँ पे पॉजिटिव है। सारे एक्सपीरियंस बंदे आपको दे दिए, ये जो 3 चीजें पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सारी काबीना ही अब तो तजर्बाकार लोगों की। किसी भी पार्टी के अंदर कोई वो लोग अगर अच्छे होते हैं वो अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं। आज पीटीआई के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ, मुझसे सब लोगों का प्यार वाला, इखलाक वाला रास्ता है, मगर सेम जगह पे अगर यहाँ पे और कोई बंदा बैठा रहता तो शैला भी उससे लड़ती रहती, दानियाल भी लड़ता रहता। तो ये हर बंदे की अपनी एक रेस्पेक्ट होती है, अपना एक वकार होता है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, मगर हर जगह पे। अच्छा चलो डॉक्टर साहब इजाजत दीजिएगा, अभी आपने भी कहा ना कि पहली दफा हुकूमत में आए हैं, नहीं अभी आपने भी कहा कि पहली दफा हुकूमत में आए हैं, दानियाल प्राइम मिनिस्टर भी मोर और लेस आज यही बात कर रहे थे, तो डोंट यू थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट, थोड़ा सा वक्त तो देना, इनको परफॉर्म करने दे। वो कहते हैं हमने कौन सा जुर्म कर दिया जो हर जगह पे खड़े हो के आप लोग, कोई भी इधर उधर से आवाजें आ रही हैं कि हुकूमत गिरा देंगे। देखें जी, इनको आवाजें कहाँ से आ रही हैं? इनको आवाजें अपने ही लोगों से आ रही हैं और अपनी ही टीम से आ रही है। जितनी अच्छी ऑपोजिशन का रोल पीपल्स पार्टी, शैला रजा साहिबा की पार्टी ने और हमारी पार्टी ने किया, इससे अच्छी ऑपोजिशन इनको नहीं मिल सकती थी। हम जितने होम्योपैथिक ऑपोजिशन हमारी थी, जिन्होंने ना इनको छोड़ डाला, ना तंग किया, और खाली हाथ जोड़ के कहा कि भाई आगे चलाते रहो। नहीं देखिए, हमने इनसे कहा कि मईशत को बेहतर करो, चीजें बेहतर करो, और साथ इनको आईना दिखाते रहे। को वो $50 से, जिस दिन पहली स्टेटमेंट थी कि हेलीकॉप्टर का 1 किलोमीटर चलता है, जो डीपीओ पाकपतन का मामला हो, वो फिशरीज का मामला हो, वो आईजीज को हटाने का हो, वो मईशत का हो, ये तमाम चीजें हमने कुछ भी नहीं किया। ऑपोजिशन ने सिर्फ आईना दिखाया, बार बार चेहरा दिखाया, पूछा कि भाई अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो तो दोहरा मेयार क्यों है, मईशत की बात करते हो तो आपकी इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, महंगाई की शरह में क्यों बुरा हाल हो रहा है, गरीब की बात करते हो, गरीब को घर देने की बात करते हो, लेकिन अपने घर लीगलाइज करते हो, नहीं अपने घर लीगलाइज करते हो, लेकिन गरीबों के घर तोड़ रहे हो। देखिए, हमने तो उनको आईना दिखाते रहे, हमने कुछ नहीं बोला। हम इनकी अपने होप, जो अपने वादे किए थे, वो बार बार ला के दिखाते रहे, भाई आपने ये वादे किए थे, बताओ कि आप उस सिमत में भी जा रहे हो या नहीं जा रहे। और इन तमाम चीजों को जब इनको खुद लगा कि ये
नाअहलियां और इन्होंने अपनी नलायकी देखी तो उनको कोई एक्शन लेना चाहिए पड़ा, क्योंकि आज अगर अपने हलकों में जाते हैं, ये बाहर जाते हैं, लोग उनको जूतियां मार रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, रमजान सर पे है लेकिन इनके साथ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कि आप खाली देखेंगे रमजान में जो महंगाई का एक नया बहरान आएगा, गरीब बंदा झोलियां भर भर के बदवाएं दे रहा है, तो आप व्हाट वे दे नीड ए सेफ सेविंग। और इमरान खान हो गया ना, महंगाई ठीक हो जाएगी। देखिए कैसे ठीक होगी, कोई पॉलिसी इन्होंने बताई है, इमरान खान ने आके बताया कि यही हमारी पॉलिसी है, इससे आज डॉलर स्ट्रेंथन होगा, हम डीवैल्यूएशन खत्म करेंगे, रुपीस स्ट्रेंथन होगा, IMF से हमारी इस चीज के ऊपर लॉक हो गई है, जो 40 लाख लोगों को बिल गए वो सारे रिवोक होंगे, दोबारा नए बिल दिए जाएंगे। इनके पास आज भी कोई पॉलिसी नहीं है। मैं शर्तिया कह सकता हूं कि आप रमजान के बाद देखेंगे डॉलर 160 पे है, आपकी गैस के बिल इसी तरह बढ़ेंगे, जो आपके पेट्रोल है वो 4-5 रुपए फिर बढ़ेगा IMF के इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और आप देखेंगे कि आपकी महंगाई की शरह 9.7 9.8 हाईएस्ट सिंस 1947। देखें इनको अवाम उठा के मारेगी, इनको अवाम उठा के फेंकेगी, जिन्होंने इनको तब्दीली के नाम पे लोगों से झूठ बोला, धोखे किए। और ऑपोजिशन इनको पहला इनका साल गुजर जाए, फिर ऑपोजिशन इकट्ठे बैठ के अपना लाएअमल तय करेगी कि इनके साथ करना क्या। अच्छा, जो दानियाल कह रहे हैं, शैला रजा साहिबा, आप इससे इत्तेफाक करती हैं? सवाल इसलिए कर रही हूं अगेन क्योंकि जो इस वक्त फाइनेंस का मामला जिस शख्स को दिया गया है, 3 साल आपकी हुकूमत में उन्होंने ये मामला चलाए हैं, आपको तो अब होपफुल होना चाहिए कि शायद वो कोई सेंस जो है वो लेकर आ सकेंगे माशी पॉलिसी में इस मुल्क की। देखिए, मैं यही कहना चाह रही थी और मैंने कहा भी था कि क्या असद उमर ने इनकी पॉलिसीज पे अमल नहीं किया या पॉलिसीज थी नहीं माशी। ये मैंने पहले ही फेज में जो आपका था ब्रेक से पहले ये बात रखी थी, और अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि जब ये इलेक्शन में जा रहे थे और नवाज शरीफ साहब ने एमएसटी स्कीम दी थी, जब रमेश कुमार नवाज शरीफ साहब के साथ थे, तो इन्होंने कहा था कि हम उसके खिलाफ है, वो सॉर्ट बहुत लोगों ने चलाए हैं। उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि जिन को एमएसटी दिए जा रही है, जो इसके बेनिफिशरी होंगे, जब हमारी हुकूमत आएगी हम उन्हें पकड़ेंगे, हम उन्हें जेल में डालेंगे। इसी तरह IMF को कहा था कि हम नहीं जाएंगे, और हम IMF को बता रहे हैं कि उससे जो कर्जा लिया गया है, जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम नहीं देंगे। अल्लाह के बंदे, तुम कैसे इंटरनेशनली इस तरह से कर सकते हो? ये तो खाली मतलब अपर जो है कहना चाहिए कि चैम्बर के खाली होने की दलील थी, यानी इस किस्म की जो गुफ्तगू थी। तो अब जब दोनों ने वो बार-बार वजह बता रहे हैं, वो बार-बार वजह बता रहे हैं अपनी इस गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि आप लोगों ने 10 साल में जो तबाही की है उसका अंदाजा अब हुआ है। देखिए, जब इन्होंने नहीं यशविन, देखें, जब इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया तो ये सारे हालात देखने के बाद बनाया, हमारे साथ ये गुफ्तगू में होते थे। तो अब इसका मतलब है कि ये दोनों तो शरीक थे लेकिन इसकी पॉलिसी कोई नहीं थी, और अब जो पॉलिसी होगी वो हफीज शेख की होगी। और बजट से पहले इसलिए हटाया कि अब ये बहाना रखेंगे। पहले तो ये था कि जो उन्होंने किया है वो था, अब हमने ये कर दिया, ICU से जर्नल वार्ड में आ गई, अब जर्नल वार्ड में आ गई है जी। देखें ना, अभी तो जर्नल वार्ड में थोड़े दिन रहे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, तो एक तौजी इनके पास आ गई। दूसरी बात जो है, जो मैंने लिखा था अभी कि हमें इस वक्त ये देखना चाहिए इमरान साहब को कि इनकी तरजीहात में होना क्या चाहिए। अब वो ऐलान ये कर रहे हैं कि 9 मिलियन का जो है वो सब्सिडी दी गई थी, हम 12 की देंगे। 12 की भी अगर आप देंगे तो जो महंगाई हो गई है वो उसमें वो 9 ही के बराबर होगी पहले के, लेकिन एरियाज में सब्सिडी देना। शैला साहब, आपके साथ कोई टेक्निकल इशू है, आवाज ड्रॉप हो रही है, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त भी थोड़ा महदूद है, एक कमेंट में जरूर लेना चाहती हूँ आपसे। इतने बड़े लेवल के ऊपर तब्दीलियां हुई आपकी काबीना के अंदर, असद उमर जो मैंने इब्तिदा में कहा कि एक सतून समझे जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी आप लोगों ने चलता कर दिया। तैयारी का ये आलम है कि उनको चलता करने के बाद शौकत तरीन साहब को ऑफर की, उन्होंने माजरत कर ली। हफीज शेख साहब जो है वो मेरे ख्याल है बड़े ही सोच विचार के बाद 2 दफा रिफ्यूज ऑलमोस्ट करने के बाद फाइनली ऑन बोर्ड आए हैं। तो आप लोग इतने अनप्रिपेयर्ड थे, आपने एक फाइनेंस मिनिस्टर घर भेज दिया, आएगा कौन ये पता ही नहीं था। उमर अयूब साहब को भी अपेरेंटली सुना है कि कंसिडर किया गया, लेकिन बाद में। तो ये किस किस्म की तैयारी है? ये क्या इस तरह से हुकूमत चलती है सर? ये हुकूमत नहीं, ऐसे नहीं था। जो 2-3 नाम जो थे कंसिडरेशन में, उसमें पहले नंबर पे हफीज शेख का था, एक और था, 2 नाम था जिसकी कंसिडरेशन थी, बाकी शौकत तरीन नाम का
मैं तो समझता हूँ कि अंडर डिस्कशन भी नहीं था शौकत तरीन सर, का वो नाम, पूरा दिन चलता रहा, उसकी कोई तरदीद नहीं आई कि वो उन्होंने माजरत की है। हफीज पाशा का नहीं, मैं शौकत जो हफीज शेख का नाम एक अंडर डिस्कशन था, एक और नाम डिस्कशन था, दो नाम थे। उमर अयूब को थोड़ा सा फाइनेंस का पता था, उसके साथ कोई उसके पोर्टफोलियो की बात नहीं थी कि उसको लाया जा रहा है, मगर उससे भी डिस्कशन को में शामिल किया गया कि इन दोनों में से किसको किया जाए। अच्छा, वैसे ये तो बीच में कंपेयर चल रहा था कि किसको लाया मेरे सवाल को आप मजीद वो कर रहे हैं। नहीं सर, आप मेरे सवाल को मजीद बैक कर रहे हैं। आपने कहा कि उमर अयूब का नाम ज़ेरे गौर शायद उस तरह से नहीं था, तो एक सिटिंग मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को आपने एक और वजीर को कैसे ऑफर कर दिया सर? वजीर तवानाई, वजारत तवानाई की ऑफर असद उमर की अपने बकौल उनको की गई थी, जबकि उमर अयूब वहां पर बैठे हुए हैं। अगेन जो मैं बात कर रही हूँ, लैक ऑफ प्लानिंग सर। वाइस वर्सा। नहीं, उनको एनर्जी की असद उमर को ऑफर की गई, एनर्जी की और पेट्रोलियम की, कि अगर आप दोनों में से किसी के ऊपर आना चाहें तो आप आए। मगर उमर अयूब को फाइनेंस के लिए ऑफर नहीं की गई। उमर अयूब को डिस्कशन में शामिल किया कि हफीज शेख या एक और नाम था जिसका भी नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, कि दोनों में से किसको लिया जाए। तवानाई की वजारत ले लेते, अगर असद उमर तवानाई की वजारत के लिए मान जाते, तो क्या उमर अयूब को आप बगैर सोचे समझे डिस्कार्ड कर देते? मैं सवाल ये कर रही हूँ कि प्लानिंग क्यों नहीं नजर आती पीटीआई की किसी भी नहीं, वो फिर पेट्रोलियम में चला जाता। देखिए, दो चीजें थी, पेट्रोलियम और एनर्जी, ये दो की बात थी। जितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बने अमरेली